नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कैंसर और उससे भी भयानक HIV एड्स। बिल्कुल आरके, पिछले 40 सालों से हमें बताया गया है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, मौत का दूसरा नाम है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिसे आप बीमारी समझ रहे हैं वो दरअसल बीमारी नहीं बल्कि अरबों डॉलर का एक व्यापार है। क्या? जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस किताब का ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जड़ों को हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की किताब HIV एड्स 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ की। ये किताब दावा करती है कि HIV और एड्स का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। क्या वायरस सच में मौजूद है या ये सिर्फ दवाइयाँ बेचने का एक डरावना मार्केटिंग प्लान है? अगर आप मेडिकल माफिया के इस काले सच को जानना चाहते हैं और अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक साबित होगा। चलिए झूठ के इस गुब्बारे को फोड़ते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम एक ऐसी किताब पर नजर डाल रहे हैं जो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी मान्यता को सीधे सीधे चुनौती देती है। इसका शीर्षक है HIV एड्स 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ, और साथ में ये भी कि सबसे लाभदायक व्यवसाय। हाँ, ये किताब डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की है और ये उस आम धारणा पर सवाल उठाती है कि HIV नाम का वायरस ही एड्स फैलाता है। मतलब एक ऐसा विचार जिसे लगभग पूरी दुनिया मानकर चलती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इस किताब में दिए गए तर्कों, दावों और सबूतों की गहराई से पड़ताल करना है। जी, यहाँ हम किसी भी विचार का समर्थन या खंडन करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लेखक ने अपनी बात को किस तरह से पेश किया है। बिल्कुल। चलिए इस किताब की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं इसके सबसे बुनियादी और चौंकाने वाले दावे से। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है? किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि HIV से एड्स नहीं होता। अच्छा। लेखक का दावा है कि ये पूरा विचार ही एक बहुत बड़ा धोखा है। आप समझिए कि एक खरबों डॉलर का बिजनेस मॉडल है जो लोगों के डर पर बनाया गया है। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। मेरा मतलब है मेडिकल साइंस की इतनी बड़ी स्थापित बात को गलत कहना, इसके लिए तो बहुत मजबूत आधार चाहिए होगा। बिल्कुल। लेखक इस दावे की नींव कैसे रखते हैं? क्या वो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं या कोई सबूत भी पेश करते हैं? वो इसकी शुरुआत सीधे विज्ञान से नहीं बल्कि इतिहास से करते हैं। इतिहास से? हाँ, उनका तर्क है कि मेडिकल इतिहास में पहले भी ऐसी बड़ी बड़ी धोखाधड़ी हुई हैं जहां पूरी की पूरी मेडिकल बिरादरी सालों तक गलत रास्ते पर चलती रही। अच्छा, मतलब लेखक पहले एक माहौल बना रहे हैं कि ऐसी गलतियां या धोखे संभव है, राइट? हाँ, वो एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो अमेरिका के टस्की की सिफिलिस प्रयोग का उदाहरण देते हैं। ये प्रयोग 40 साल तक चला। इसमें गरीब अश्वेत पुरुषों के एक समूह को ये कहकर धोखा दिया गया कि उनके सिफिलिस का मुफ्त इलाज हो रहा है, जबकि असल में डॉक्टर सिर्फ ये देख रहे थे कि अगर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी शरीर को कैसे तबाह करती है। और ये सब सरकारी निगरानी में हो रहा था। अरे बाप रे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि अगर सरकारें और मेडिकल संस्थान अतीत में ऐसा कर सकते हैं तो हमें उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यही उनका पॉइंट है। वो एक और उदाहरण जापान के SMON मामले का देते हैं। SMON एक नर्वस सिस्टम की बीमारी थी। लगभग 15 साल तक वैज्ञानिक कहते रहे कि ये एक वायरस से होती है, और लेकिन सालों की लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि ये बीमारी इलाज के लिए दी जा रही एक दवा की वजह से हो रही थी। दवा की वजह से? हाँ, दवा कंपनी को बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। तो लेखक इन उदाहरणों से कहते हैं कि अगर पहले ऐसा हो चुका है तो क्या ये सोचना इतना मुश्किल है कि आज भी ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो ये तो हुआ एक ऐतिहासिक संदर्भ, एक तरह की भूमिका। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दशकों से कह रहे हैं कि HIV ही एड्स का कारण है, तो लेखक इस आम सहमति को वैज्ञानिक स्तर पर कैसे चुनौती देते हैं? लेखक यहाँ कई वैज्ञानिक सवाल उठाते हैं। पहला सवाल वो HIV की खोज की कहानी पर ही खड़ा करते हैं। खोज की कहानी पर? हाँ, किताब के अनुसार ये खोज ही अपने आप में बहुत विवादास्पद थी। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट गैलो और फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेग्नियर के बीच एक तरह का झगड़ा था कि वायरस को पहले किसने खोजा। अच्छा। डॉक्टर मॉन्टेग्नियर ने तो डॉक्टर गैलो पर उनका वायरस सैंपल चुराने तक का आरोप लगाया था। और इस विवाद का अंत कैसे हुआ? किताब के मुताबिक ये एक राजनीतिक समझौते के तहत खत्म हुआ जिसमें दोनों को खोज का श्रेय दे दिया गया। ठीक है।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो किताब में लिखी है वो ये है कि डॉक्टर मॉन्टैग्नियर, जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता ने खुद ये कहा। किताब तो यही दावा करती है। तो क्या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की अलग राय है या इस विचार का समर्थन करने वाले और भी लोग हैं? किताब के अनुसार ये कोई अकेली आवाज नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा है कि 2000 से ज्यादा वैज्ञानिक और शोधकर्ता, जिनमें 4 नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं, HIV एड्स परिकल्पना से सहमत नहीं है। 2000 से ज्यादा? हाँ, इसमें कैरी मुलिस का नाम भी है, जिन्होंने PCR टेस्ट का आविष्कार किया था। एक मिनट, वही PCR टेस्ट जो आज HIV का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है? बिल्कुल वही। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तो इन वैज्ञानिकों का मुख्य तर्क क्या है? किस आधार पर वे कहते हैं कि HIV कारण नहीं है? यहाँ लेखक कॉक्स की अभिधारणा यानी कॉक्स पोस्टुलेट्स का जिक्र करते हैं। कॉक्स की अभिधारणा? हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए कि ये किसी बीमारी के अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के 4 सुनहरे नियम हैं। अच्छा, एक जासूसी की तरह। दिलचस्प है। क्या है ये नियम? हाँ बिल्कुल। तो नियम नंबर 1, अपराधी मतलब वायरस हर जुर्म की जगह यानी हर बीमार मरीज में मिलना चाहिए। ठीक है। नियम नंबर 2, आपको उस अपराधी को भीड़ से अलग करना होगा, मतलब वायरस को शरीर से निकालकर शुद्ध रूप में विकसित करना होगा। नियम नंबर 3, यह साबित करना होगा कि वो अकेला अपराधी फिर से वैसा ही जुर्म कर सकता है, यानी शुद्ध वायरस को किसी स्वस्थ व्यक्ति में डालने पर वही बीमारी होनी चाहिए। और चौथा? और नियम नंबर 4, उस नए बीमार व्यक्ति में भी आपको वही अपराधी मिलना चाहिए। ओके। किताब का दावा है कि HIV इन 4 में से एक भी नियम पर खरा नहीं उतरता। एक मिनट, एक भी नियम पर नहीं। सबसे बड़ा दावा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा दावा नियम नंबर 2 को लेकर है। किताब कहती है कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च पेपर में यह साबित नहीं हो पाया है कि HIV वायरस को किसी मरीज के शरीर से निकालकर शुद्ध रूप में अलग किया गया हो। क्या मतलब? लेखक कहते हैं कि अगर आपने अपराधी को भीड़ से अलग ही नहीं किया तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जुर्म उसी ने किया है? तो बाकी के नियम तो वैसे ही बेकार हो जाते हैं। रुकिए, अगर किताब ये दावा कर रही है कि वायरस को कभी शुद्ध रूप में अलग ही नहीं किया गया, तो मेरे दिमाग में अगला सवाल ये आता है कि दुनिया भर में जो लाखों HIV टेस्ट होते हैं, हाँ। वो आखिर किस चीज का पता लगाते हैं? अगर वायरस ही संदिग्ध है तो HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा और यही किताब का अगला बड़ा बिंदु है। क्या है वो? लेखक का तर्क है कि एलिसा या वेस्टर्न ब्लॉट जैसे टेस्ट असल में वायरस को नहीं पकड़ते, वो वायरस के खिलाफ शरीर द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या गलत है? ज्यादातर बीमारियों के टेस्ट तो एंटीबॉडीज पर ही आधारित होते हैं ना? यहीं पर लेखक पूरी मेडिकल समझ को पलट देते हैं। कैसे? उनका कहना है कि बाकी सभी बीमारियों में अगर आपके शरीर में किसी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिलती हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। हाँ, और उसने वायरस को हरा दिया है। बिल्कुल, ये ठीक होने का संकेत है। लेकिन सिर्फ HIV के मामले में एंटीबॉडीज मिलने का मतलब ये निकाला जाता है कि आप बीमार हैं और शायद मरने वाले हैं। ये तो वाकई उल्टा तर्क है। पूरी तरह से उल्टा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? किताब में 60 से ज्यादा ऐसी स्थितियों की लिस्ट दी गई है जिनमें एक स्वस्थ व्यक्ति का HIV टेस्ट भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। 60 से ज्यादा? जैसे? इस लिस्ट में साधारण फ्लू से लेकर मलेरिया, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी भी शामिल है। प्रेगनेंसी मतलब अगर कोई गर्भवती महिला टेस्ट कराए तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, जबकि उसे HIV न हो। किताब के अनुसार, हाँ। और एक और चौंकाने वाली बात, बताइए। अलग अलग देशों में पॉजिटिव परिणाम के लिए अलग अलग मानक हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किताब में एक चार्ट दिया गया है जो दिखाता है कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में पॉजिटिव माने जाने के लिए किन किन प्रोटीन बैंड्स का मिलना जरूरी है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि भारत में जिन प्रोटीन बैंड्स के आधार पर किसी को पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है, हाँ, उन्हीं रिजल्ट्स के साथ UK में उस व्यक्ति को नेगेटिव माना जाएगा। एक मिनट, साफ साफ बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने खून के सैंपल के साथ मुंबई में HIV पॉजिटिव हो सकता है, हाँ? और अगर वो लंदन चला जाए तो उसी सैंपल से वो नेगेटिव हो जाएगा? किताब के अनुसार हाँ, आपका HIV स्टेटस एक बायोलॉजिकल सच्चाई से ज्यादा एक ज्योग्राफिकल लेबल बन जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि उस देश की स्वास्थ्य एजेंसी कौन से नियम मानती है। ठीक है, ये सब बहुत चौंकाने वाला है। अगर HIV कारण नहीं है और टेस्ट भरोसे लायक नहीं है, तो फिर एड्स क्या है? वो लोग जो सच में बीमार पड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है,
उन्हें असल में क्या होता है? किताब का तर्क है कि एड्स कोई एक नई बीमारी है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये बस पहले से मौजूद 29 जानी पहचानी बीमारियों को दिया गया एक नया डरावना नाम है। इस लिस्ट में टीबी, निमोनिया, डायरिया और कुछ तरह के कैंसर भी शामिल है। तो फिर किसी को टीबी का मरीज और किसी को एड्स का मरीज कब कहा जाता है? फर्क कैसे होता है? लेखक के अनुसार इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। क्या? पुरानी बीमारी प्लस HIV पॉजिटिव टेस्ट बराबर है एड्स। अच्छा। मतलब अगर एक व्यक्ति को टीटी है और उसका HIV टेस्ट नेगेटिव है तो उसे सिर्फ टीबी का मरीज कहेंगे। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को टीबी है और उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसे एड्स का मरीज घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल, बीमारी वही है, बस लेबल बदल गया। तो फिर इन बीमारियों के पीछे का असली कारण क्या है? अगर वायरस नहीं तो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो रही है? लेखक इसके लिए 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली, नशीली दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जैसे कोकीन, हेरोइन वगैरह। ओके। किताब का तर्क है कि ये ड्रग्स सीधे सीधे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं और वो सारे लक्षण पैदा करते हैं जिन्हें एड्स से जोड़ा जाता है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है कुपोषण, खासकर अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों में, जहां लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता, पानी साफ नहीं है, वहां इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर होती है। ऐसे में उन्हें टीबी और डायरिया जैसी बीमारियां आसानी से घेर लेती हैं। और तीसरी वजह क्या बताई गई है? इसी वजह सबसे ज्यादा विवादास्पद और डरावनी है। क्या है वो? लेखक का दावा है कि एड्स के लक्षणों का सबसे बड़ा कारण खुद एड्स के इलाज में दी जाने वाली दवाएं हैं। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ। हाँ। ये शायद इस किताब का सबसे परेशान करने वाला दावा है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बीमारी का पता लगाना गलत है, ये कह रहा है कि जिसे इलाज कहा जा रहा है वही असली जहर है। ये तो डॉक्टर और मरीज के भरोसे को ही खत्म कर देने वाली बात है। बिल्कुल, ये किताब का सबसे गंभीर आरोप है। इसमें खास तौर पर AZT नाम की एक दवा का जिक्र है। AZT? हाँ, किताब के अनुसार AZT को 1960 के दशक में कैंसर के इलाज के लिए एक कीमोथेरेपी दवा के तौर पर बनाया गया था, लेकिन ये इतनी जहरीली थी कि इसे जानवरों पर हुए ट्रायल के बाद ही बंद कर दिया गया। फिर 1987 में इसे बहुत जल्दबाजी में एड्स की दवा के रूप में मंजूरी दे दी गई। और कीमोथेरेपी दवा का काम तो शरीर की कोशिकाओं को मारना होता है। सही पकड़ा आपने। कीमोथेरेपी दवा अच्छे और बुरे दोनों तरह के सेल्स में फर्क नहीं करती। उसका काम ही है तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारना, जिसमें इम्यूनिटी देने वाली कोशिकाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो लेखक का तर्क है कि जब एक ऐसे व्यक्ति को जिसे सिर्फ HIV पॉजिटिव बताया गया है यह दवा दी जाती है तो उसकी इम्यूनिटी असल में इस दवा से खत्म होती है, न कि किसी वायरस से। और फिर उसमें वो सारे लक्षण दिखने लगते हैं जिन्हें हम एड्स कहते हैं। एग्जैक्टली। ये सब तो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। क्या किताब इसके पीछे के मकसद पर कोई रोशनी डालती है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? हाँ, किताब इस पहलू पर भी बात करती है। इसमें डॉक्टर लियोनार्ड होरोविट्ज नाम के एक शोधकर्ता के इंटरव्यू का सारांश दिया गया है। उस इंटरव्यू में क्या कहा गया है? उस इंटरव्यू में यह दावा किया गया है कि HIV कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, बल्कि इसे 1970 के दशक में अमेरिका में एक सरकारी कार्यक्रम के तहत जैविक हथियार के रूप में बनाया गया था। एक जैविक हथियार? किस मकसद से? किताब में दिए गए इंटरव्यू के अनुसार इसका मकसद था जनसंख्या नियंत्रण, और इसका निशाना खासतौर पर अश्वेत और समलैंगिक आबादी थी। मतलब ये एक नस्लीय सफाई का हथियार था। ये दावा यही करता है, जिसे बाद में फार्मा कंपनियों ने एक खरबों डॉलर के बिजनेस में बदल दिया, जो डर बेचकर पैसा कमाता है। तो अगर इस किताब के नजरिए से देखें तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई बीमार है, उसे एड्स के लक्षण हैं और दवाएं ही जहर हैं, तो इलाज क्या है? किताब में 2 स्टेप का इलाज बताया गया है जो उसकी थियरी से मेल खाता है। अच्छा। पहला कदम, हर तरह की नशीली दवाएं और एड्स की दवाएं लेना तुरंत बंद कर दें। लेखक का मानना है कि शरीर को बीमार करने का असली कारण ये बाहरी केमिकल्स हैं, कोई वायरस नहीं। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है अपनी जीवन शैली और खान पान को पूरी तरह बदलना, ताकि शरीर की इम्यूनिटी को खुद ठीक होने का मौका मिल सके। किस तरह का खान पान? लेखक ब्लू जोन डाइट अपनाने की सलाह देते हैं। ब्लू जोन डाइट, ये क्या चीज है? ब्लू जोन दुनिया के वो इलाके हैं जहां लोग सबसे लंबी और सबसे सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। अच्छा। किताब के अनुसार इन सभी लोगों के खाने में एक बात कॉमन है, वे लगभग पूरी तरह से पौधों पर आधारित भोजन करते हैं। तो मतलब फल, सब्जियां? हाँ, इस डाइट में बहुत सारे कच्चे फल, सब्जियां, मेवे और अंकुरित अनाज खाने की सलाह दी गई है,
साथ ही मांस और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए कहा गया है। लेखक का दावा है कि इस तरह जीने से शरीर खुद को किसी भी बीमारी से ठीक कर सकता है। तो आज हमने एक ऐसे दृष्टिकोण को समझा जो मेडिकल जगत की मुख्य धारा की सोच से जमीन आसमान का फर्क रखता है। यह किताब HIV एड्स की पूरी कहानी को एक बहुत बड़ा झूठ और एक व्यापारिक साजिश के तौर पर पेश करती है। बिल्कुल। और अगर हम इसके मुख्य तर्कों को देखें तो ये किताब असल में हमें 3 स्थापित मेडिकल विचारों को पूरी तरह से उलटने के लिए कहती है। 3 विचार कौन कौन से? पहला ये कि एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप बीमार हैं, जबकि आमतौर पर इसका मतलब होता है कि आप इम्यून हैं। ठीक है। दूसरा ये कि एड्स जैसी बीमारी एक चीज है, जबकि किताब का दावा है कि ये बस 29 पुरानी बीमारियों के ऊपर लगाया गया एक नया लेबल है। और तीसरा ये कि जो इलाज दिया जा रहा है वो आपको ठीक कर रहा है, जबकि किताब का तर्क है कि वही इलाज असल में लक्षणों का कारण बन रहा है। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। यह सामग्री इस बारे में एक गहरा सवाल उठाती है कि वैज्ञानिक आम सहमति आखिर बनती कैसे है, और क्या उस सहमति को चुनौती देने वाले हर विचार को बिना जांचे परखे खारिज कर देना चाहिए। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई विचार मुख्य धारा से इतना अलग हो तो उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो असुविधाजनक है, या फिर उसके दावों की भी किसी निष्पक्ष मानक पर जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जो न्यूज़ चैनल और फार्मा कंपनियां आपको कभी नहीं बताएंगी। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने साबित करने की कोशिश की है कि डर ही सबसे बड़ा वायरस है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप मेडिकल रिपोर्ट्स को आंख मूंद कर सच नहीं मानेंगे। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर सच का साथ दें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक क्रांति है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के मन से एड्स का वो डर निकल सके जो उन्हें जिंदा लाश बना रहा है। और अब आज का वो सवाल जो बहुत विवादास्पद है लेकिन जरूरी है। लेखक का कहना है कि एड्स की दवाइयां इंसान को ठीक नहीं करती बल्कि उसे मारती हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको निडर होकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हेल्थ इंडस्ट्री सच में लोगों की जान बचाना चाहती है, या फिर ये सिर्फ मरीज को ग्राहक यानी कस्टमर बनाकर लूटने का एक जरिया बन गई है? अपनी राय खुलकर रखें। देखते हैं आप इस सिस्टम पर कितना भरोसा करते हैं। कमेंट जरूर करें। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई और नई किताब के साथ। तब तक के लिए डरिए मत, सवाल पूछिए। धन्यवाद।